जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए आज हम बात करेंगे जेपीएससी के पूरे प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फॉर्म आ जाता है और हम पूरा फॉर्म को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, जिसके कारण से होता क्या है कि उतने अच्छे से हमको पता नहीं चल पाता कि क्या इसका सिलेबस है, कैसे हमको तैयारी करना है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या उसका प्रक्रिया है। उन सभी चीज़ों को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसने अच्छे से हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो उन सभी बिंदुओं को हम एक एक करके सभी चीज़ को आज समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो सभी के लिए कह सकते हैं कि ये लंबे समय तक जो इंतज़ार रहा वो ख़त्म हुआ है और फाइनली जो है वो विज्ञापन जेपीएससी का आया। आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2021, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021। अब फाइनली हम बात करने वाले हैं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के बारे में। तो एक एक करके सबसे पहले हम समझते हैं सभी बिंदुओं को। सबसे पहले तो ये 4 वर्षों का ये कंबाइंड एग्जाम हो रहा है, जैसे वर्ष 17, 18, 19 और 20, 4 वर्षों के लिए ये कंबाइंड एग्जाम लिया जा रहा है। कंबाइंड एग्जाम लिया जा रहा है, जैसे पहले भी बोले थे कि ये जो होगा वो संयुक्त परीक्षा होगा, यानी 4 वर्षों का एक साथ कंबाइंड करके लिया जा रहा है। हालांकि सीट से काफ़ी छात्र कह सकते कि नाखुश है, और साथ ही साथ हर कोई नाखुश है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। आखिर में 4 वर्ष में अगर कहीं आप इतना कम सीट अगर लाते हैं तो ये निश्चय ही कह सकते हैं कि सभी के लिए ये दुखद है और ये बहुत ख़राब स्थिति है। लेकिन फिर भी चलिए, जो भी है आपको अपना मेहनत करना है और अच्छे से तैयारी करना है, ताकि आप अपना एक सीट जो है वो अपना सुरक्षित कर सके। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके सभी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें पदों का विवरण, जो भी इसमें कितने सीट हैं वो सभी को हम विवरण थोड़ा सा एक बार हम सभी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे, जैसे ये है जनरल का, यहाँ पे है जनरल, फिर है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, फिर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि ये कह सकते हैं कि BC1 BC2 होता है। उसके बाद फिर EWS बता दें कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो जनरल छात्र हैं उनके लिए भी इस बार मौका दिया गया है, उनको भी कह सकते हैं कि इसमें शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि पदों का विवरण किस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे अगर बात करें टोटल उप समाहर्ता यानी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। अब यहाँ पे समझिए, इन जो भी कह सकते हैं कि अलग अलग पद के वैकेंसी हैं, वो सभी पद जो भी आपका विभाग दिया हुआ है, यानी उसमें जब जॉब होता है तो वो उसी विभाग में काम करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ राजभाषा विभाग, तो जो भी राज्य के अंतर्गत राजभाषा विभाग या तो कह सकते हैं कि अलग अलग जिलों में जो भी कार्यभार सौंपा जाता है वो कहीं ना कहीं यही विभाग में सौंपा जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें कुल सीटों की संख्या अगर बात करें तो 44 है। साथ ही साथ अगला में अगर देखें पुलिस उपाधीक्षक यानी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। जब भी राज्य में कोई आपदा प्रबंधन अगर कोई तरह से देखने को मिलता है, डिजास्टर मैनेजमेंट अगर इस तरह से होता है, तो वैसे कंडीशन पे क्या है कि इनका कार्य जो होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से है जिला समादेष्टा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इसमें भी 16 सीट है। अगर बात करें पुलिस उपाधीक्षक में तो इसमें 40 सीट है। साथ ही साथ कारा विभाग यानी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन, इसमें भी 2 सीट है। उसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो आगे आप देख सकते हैं कि अगला आता है वो है सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी यानी नगर विकास एवं आवास विभाग। इसमें से देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे काफ़ी संख्या सीट दिया हुआ है, 65 सीट है यहाँ पे। फिर है झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 में यानी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। जो भी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित जो भी पद है, इसमें से भी काफ़ी अच्छे सीट है और ये भी काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि एक वैकेंसी भी होता है, बहुत अच्छा वैकेंसी होता है ये। साथ ही साथ अवर निरीक्षक यानी राजस्व निबंधन एवं श्रम सुधार विभाग, यहाँ से आपको 10 सीट देखने को मिल रहा है, जिसमें से 5 जनरल के हैं, 3 कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और 2 जो है वो BC2 के लिए है। तो इस तरह से क्या है कि सबका अलग अलग बटा हुआ है। साथ ही साथ फिर अगर बात करें तो सहायक निबंधन कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, जिसको सहकारिता प्रभाग भी कहते हैं। अब जब भी राज्य में अगर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को अगर संभालना हो तो वो कार्य किसको सौंपेगा, तो ये जो यहाँ से जो चुनकर जाएंगे या तो जो कह सकते हैं कि इस विभाग में जिनको कार्यभार सौंपा जाएगा वही तो संभालते हैं।
फिर आगे आता है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा यानी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, जिसमें से 2 सीट है। फिर अगला है नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिसको कह सकते हैं कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। हम देखिए बहुत बार यहाँ पे राज्य में बोला जाता है कि राज्य में जो कौशल विकास या कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है तो उन विभागों का जो कह सकते हैं कि संभालने का कार्य होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो इस तरह से आगे कह सकते हैं कि कुल जो है वो 11 जो है वो अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग विभागों में दिखाया गया है। फिर अगला जो है वो है प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन, इसमें भी 17 सीट है। अगर बात करें कि कुल सीटों की संख्या तो 252 जो है वो कुल सीटों की संख्या है। 114 उसमें जनरल के सीट हैं, 64 उसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए है, 22 एससी के लिए है, 20 जो है वो बीसी वन के लिए है और 13 जो है वो BC2 के लिए है, BC2 के लिए है। उसके बाद EWS के लिए 19 सीट जो है वो दिया गया है। तो याद रखिएगा टोटल सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो 252 है, उसमें से 114 जो है वो जनरल के लिए, 64 एसटी के लिए, 22 एससी, 20 जो है वो BC1, 13 जो है वो BC2 और 19 जो है वो EWS विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। आइए एक एक करके हम आगे भी सभी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले बात किया गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग का संकल्प ज्ञापांक, इतना देख सकते हैं दिनांक 28/6/2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए संसूचित रिक्ति अनुसूचित जनजाति के संसूचित रिक्ति में से विनियमित होगा। यानी जो भी आदिम जनजाति हैं वो क्या है कि अनुसूचित जनजाति जो है वो उसी में कह सकते हैं कि कवर कर लिया गया है। साथ ही साथ सेवाओं पदों की संख्या जो है वो बढ़ या घट सकती है। इसमें बोला गया कि जो भी आपका वैकेंसी सीट अभी दिखाया जा रहा है हो सकता है इसकी संख्या जो है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि ये झारखंड है और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो देखना होगा आगे में क्या होता है, इसका संख्या बढ़ता है घटता है या फिर इतना ही रहता है, तो ये देखना होगा आगे। अगर बात करें तो उन सभी चीज़ों को हम हाईलाइट करके रखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं सभी के वेतनमान के बारे में दिया हुआ है, तो सबका लगभग जो वेतनमान है वो लगभग सेम ही है, 9300 से लेकर 34,800 और साथ ही साथ ग्रेड पे अगर बात करें तो 5400। इसमें से कुछ 2 या 3 सीट अगर छोड़ दिया जाए, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, नियोजन पदाधिकारी यानी जिला नियोजन पदाधिकारी और प्रोबेशन पदाधिकारी, इन तीनों पदों में जो है वो 4800 ग्रेड पे है, बाकी सबका ग्रेड पे जो है वो 5400 है। तो कह सकते हैं कि वैकेंसी सभी जो है वो काफ़ी अच्छा है। आपका कोई भी जॉब होता है तो वो सारा सीट कह सकते हैं कि सारे वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं और आपको काफ़ी कार्य करने में मज़ा भी आएगा ये सारे सीटों में। उसके बाद अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो आवेदन कह सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संस्थापित संस्था मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से किसी संकाय में से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, यानी कह सकते हैं कि 15 मार्च के पहले तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तभी आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो या तो कह सकते हैं कि स्नातक डिग्री हो या तो स्नातक के समकक्ष आपको जो भी डिग्री दिया जाता है तो वो सारा डिग्री जो होगा वो वैलिड होगा। लेकिन कंडीशन है कि ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जैसे 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इसका डेट रखा गया है, तो यानी तब तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। उसके बाद है उम्र की गणना की तिथि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये कह सकते हैं कि काफ़ी विवादित भी रहा है शुरू से, लेकिन ये देखना होगा। तो देखिए अगर बात करें उम्र सीमा की, तो ये नया नियमावली जो 2021 लाया गया था उसके आधार पर जो रखा गया है वो कह सकते हैं कि संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा अगर बात करें तो इसकी गणना 1/3/2021 न्यूनतम जो किया जा रहा है वो 1 मार्च 2021 से और अधिकतम उम्र की गणना जो होगा वो 1/8/2016 के आधार पर होगा। इसमें से कई का मांग था कि 2011 का जो है वो डेट या तो 2010 का ये रखना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं रखा गया है। इसमें 2016 जो है वो लास्ट कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी कह सकते हैं कि अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो किया गया है वो 2016 के आधार पर 1/8/2016 के आधार पर किया गया है। साथ ही साथ सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा उपरोक्त कह सकते हैं कि उपरोक्त कट ऑफ तिथि का प्रावधान मात्र कह सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए मान्य होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कह सकते हैं कि ये जो
ये छूट जो दिया गया, उम्र सीमा में जो छूट दिया गया है वो सिर्फ यही वैकेंसी के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, सिर्फ यही वैकेंसी के लिए दिया गया है। जैसे ये जेपीएससी खत्म होता है, सिर्फ यही वैकेंसी के लिए, जैसे ये खत्म होता है उसके बाद आपका उम्र सीमा जो वो फाइनली फिर से शुरुआत हो जाएगा, जो 21 से 35, फिर आपका जो भी था 37, 38, 40, जो भी आपका जो पहले से दिया गया है वही उम्र सीमा अगला से काउंट होगा। ये सिर्फ कह सकते हैं कि ये 4 साल से नहीं हुआ था, जिसके कारण से इस बार इसमें शामिल किया गया है और कुछ आपको छूट दिया गया है। अगला से कह सकते हैं कि जो कॉमन होगा वो वही चलेगा। तो सिर्फ आपको यही मौका है और यही अंतिम मौका है। जिनका एज कह सकते हैं कि अगर नहीं बचा हुआ है तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है, आप अच्छे से लग जाएं, क्योंकि आपके पास फिर इसके बाद कह सकते हैं कि अगर एज नहीं बचता है तो आपके लिए ये अंतिम अवसर हो सकता है। उसके बाद आगे अगर बात करें तो उम्र सीमा की अगर बात करें तो ये सारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। जैसे ए कैंडिडेट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स। यानी कह सकते हैं कि मिनिमम कम से कम 21 साल होना चाहिए आपका, कम से कम आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 35। ये जनरल का हम बात कर रहे हैं। फिर उसके आधार पर 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरह से सबको छूट दिया गया है। तो उन छूट को भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस, उसके लिए क्या है कि 37 वर्ष किया गया है। उसके बाद फिर बात करें कि फीमेल अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी फीमेल जितने भी हैं उनके लिए जो रखा गया वो 38 साल रखा गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट यानी एसटी और एससी के लिए 40 वर्ष रखा गया है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके लिए क्या है कि 10 वर्ष का अतिरिक्त यहाँ पे कैटेगरी में दिया गया है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का छूट दिया गया है। तो इस तरह से आप सभी इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगर आगे हम बात करें तो ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बहुत बार बहुत लोगों का सवाल होता है कि आखिर में हम इसका कितना बार हम एग्जाम बैठ सकते हैं जेपीएससी में। तो दोस्तों आप अनलिमिटेड जितना बार कह सकते हैं कि अनलिमिटेड आप बैठ सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों का सवाल होगा कि पहले एग्जाम होता नहीं है तो अनलिमिटेड कहाँ से बैठेंगे, 5 साल में तो एक परीक्षा होता है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है वो आने वाले समय में इसे सुधार करे और जेपीएससी को भी ये तय करना होगा कि आखिर में जो मेरा ये कंटिन्यूटी जो है वो ख़राब हुआ है उसको आप फिर से शुरुआत करें और अच्छे से जो है वो कंटिन्यूटी के साथ हर वर्ष एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाएं। तो इसमें नो लिमिटेशन रखा गया। याद रखिएगा इसमें जो वो लिमिट की बात नहीं की गई है। देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ़ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। यानी कह सकते हैं कि इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया। आपको जितना बार बैठना है, जितना जब तक आपका एज बचा हुआ है तब तक आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ आप देखे होंगे पिछला बार यूपीएससी ने भी एक ये दिया था, आदेश दिया था कि जो 2020 में कह सकते हैं कि कोरोना काल के कारण से एक एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, जिसके कारण से एक अटेम्प्ट जो है वो यूपीएससी में बढ़ाया गया है। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जेपीएससी क्या है कि आपका लिमिटेशन नहीं मानता है, जितना बार आपको जब तक आपका एज बचा हुआ है तब तक आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ है आरक्षण का लाभ। ये सभी चीज़ को आप तो लगभग सबको पता ही होगा। ये सभी चीज़ उतना ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सब जो कह सकते हैं कि जिनको छूट मिलता है वो सभी को पता है कैसे कैसे इसका ये दिया जाएगा। आइए थोड़ा सा इसमें जो एक नया शामिल किया गया वो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। यानी कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा एक नया है, क्योंकि इससे पहले उतने ढंग से जो इसको शामिल नहीं किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे इसमें बोला गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखंड सरकार की सिविल सेवाओं के पदों पर सीधी नियुक्ति के में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दे आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1433 दिनांक 15/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र परिशिष्ट 1 में झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। संकल्प कह सकते हैं कि संबंधित संकल्प एवं विहित प्रपत्र आयोग वेबसाइट द्वारा आप उपलब्ध है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि दिनांक जो इसमें जो कह सकते हैं कि जिस आधार पर ये निर्णय लिया गया है उसी के आधार पर इसमें आपको शामिल किया जाएगा। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी छूट का प्रावधान इस बार किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कुछ वैसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिन्हें एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हैं वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कह सकते हैं कि ये भी दोस्तों बहुत के लिए झटका हो सकता है। जो 2 शादी किए हुए हैं, जो 2 शादी किए हुए हैं उनको जो है वो इसमें शामिल करने के लिए नहीं बोला गया है। या तो जिनके 2 पति हैं, या तो कह सकते हैं कि जिनके 2 पति हैं या तो जो 2 पत्नी हैं, इनके लिए क्या है कि
कह सकते हैं कि आप शामिल नहीं हो सकते। तो अगर कहीं आपने 2 शादी कर रखा है तो आप ये फॉर्म को मत भरें, क्योंकि आपको जो है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि जो नहीं है वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि कहीं तो आपको बेनिफिट हो रहा है। चलिए आगे अगर बात करें तो वो है पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा या कारा उपाधीक्षक प्रोबेशन पदाधिकारी पद के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता। बता दें कि दोस्तों जेपीएससी में भी कुछ ऐसे सीट्स होते हैं जिनके लिए आपको क्या कि फिजिकल जो वो कंपलसरी है, यानी कुछ उसके लिए फिजिकल मान्यता आपको होना चाहिए, यानी फिजिकल को आप कह सकते हैं कि सेटिस्फाई करना होगा। जैसे अगर बात करें अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई जो होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी आपका हाइट जो वो अनारक्षित यानी जनरल, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए यानी मेल्स के लिए जो रखा गया वो 165 है। और साथ ही साथ जो कह सकते कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई जो रखा गया वो 162 है। यानी एससी, एसटी और एससी के लिए जो रखा गया हाइट वो 162 है, जबकि यहाँ पे अगर जनरल का, ओबीसी का अगर बात करें तो 165 है। ये हम मेल का बात कर रहे हैं। वहीं अगर फीमेल का बात करें तो जनरल, ओबीसी ये सब के फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और अन्य के लिए कह सकते हैं कि 152 रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि स्पेशल सिर्फ यही सीट के लिए बात किया जा रहा है। जैसे आप पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा और कारा उपाधीक्षक या तो कह सकते हैं एवं प्रोबेशन पदाधिकारी, ये पद जब आप भरते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये कंडीशन लग जाता है। जब भी आप ये सीट्स को भरते हैं, जैसे अलग अलग सीट्स हम इससे पहले हम चर्चा किए, 11 सीट में आप देखेंगे कि 11 विभाग जो है वो अलग अलग तरह से उसमें वैकेंसी का प्रावधान दिया है। तो 11 विभाग में कह सकते हैं कि 11 विभाग में अगर ये सब सीट आप भरते हैं तो इसके लिए आप ये फुलफिल होना चाहिए, यानी ये हाइट होना चाहिए आपका। उसके बाद फिर इसमें आगे अगर बात करें तो आगे दिया गया है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों का सीना का न्यूनतम माप जो है वो फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी फिर एक तो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना जो है वो कह सकते हैं कि फुला करके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, या बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर आप कम कर सकते हैं। फिर उसी तरह से एससी और एसटी के लिए जो है वो 79 सेंटीमीटर रखा गया है। आगे अगर बात करें तो चिकित्सीय जांच के बारे में भी इसमें कुछ बात किया गया है। तो चिकित्सीय जांच ये कॉमन चीज़ होते हैं, ये सबको लगभग पता होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत हमको शायद नहीं लगता है। आगे अगर बात करते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमको बहुत बार क्या होता है कि नहीं पता होता है, तो ये थोड़ा सा हम बताते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा जरूरी है। द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेज ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज, यानी कह सकते हैं कि इसके लिए 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो तो प्रीलिम्स होता है और सेकेंड जो होता है वो मेंस होता है। यहाँ पे सिर्फ हम एग्जाम का बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि हम यहाँ पे इंटरव्यू हम जोड़ रहे हैं। अगर इंटरव्यू भी जोड़ देंगे तो थर्ड फेज में अगर बात करें तो इंटरव्यू होता है। फर्स्ट में पीटी, सेकेंड में मेन्स और थर्ड में जो होता है वो इंटरव्यू होता है। तो ये तीनों फेज आपका अलग अलग है। फिर साथ ही साथ कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जाम, कह सकते हैं कि ये पहला तो आपका पीटी जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये तो पहला आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा पहला। जब आप पीटी एग्जाम पास करते हैं तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। उनके अलावा कह सकते हैं कि जो पीटी में पास नहीं करेंगे उनको मेंस में मौका नहीं दिया जाएगा। कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट, याद रखिएगा जो पीटी आपका एग्जाम होता है उसमें क्या है कि आपका मेरिट नहीं बनता है। पीटी एग्जाम जो होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है, ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम होता है आपका। तो याद रखिएगा जो आपका पीटी एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जबकि जो आपका एक्चुअल में जो मेरिट बनता है, एक्चुअल में जो मेरिट बनता है वो बनता है आपका मेंस एग्जाम का और साथ ही साथ इंटरव्यू का। मेंस एग्जाम और इंटरव्यू जो है वो ये इनका कह सकते हैं कि आपका जो है वो मेरिट बनता है, ये दोनों को मिला करके मेंस और इंटरव्यू का। तो याद रखिएगा जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा इस आधार पर बनता है। अब आइए थोड़ा सा उन सभी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि यहाँ पे पीटी एग्जाम जो होता है वो 2 पेपर होता है। पहला पेपर एक होता है फर्स्ट पेपर और दूसरा होता है सेकेंड पेपर, यानी 2 पेपर में एग्जाम होता है। द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज of 2 compulsory papers of 200 marks each, namely जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। यानी कह सकते हैं कि पहला में यानी जनरल पेपर 1 और पेपर 2
जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 जो होता है वो आपका कॉमन पेपर होता है, यानी कह सकते हैं कि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड जो भी आपका होता है, उसके बाद साथ ही साथ करेंट अफेयर्स, ये सभी को मिला करके जो होता है वो पहला पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। सॉरी, 100 मार्क्स नहीं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स जो होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 अंकों का होता है, जिसके कारण से 200 मार्क्स का जो होता है वो पेपर 1 होता है, जिसमें से आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सभी मिला करके होते हैं। और पेपर 2 जो होता है, और याद रखिएगा पेपर 1 में जो दोस्तों 100 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन जो होता है वो झारखंड का भी होता है, झारखंड जीके का भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे होता है। और पेपर 2 जो होता है ये फिर से 100 क्वेश्चन होता है और ये भी 2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होता है, और फिर यहाँ से कह सकते हैं कि ये 200 अंकों का होता है, यानी टोटल 200 और 200 यानी 400 अंकों का आपका पीटी एग्जाम होगा। पहला पेपर जो होगा वो 100 प्रश्न जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, फिर कह सकते हैं कि करेंट अफेयर्स और भी जो भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सभी सब्जेक्ट जो होता है वो इसमें शामिल होता है। लेकिन पेपर 2 जो होता है वो सिर्फ कह सकते हैं कि झारखंड जीएस का ही होता है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में झारखंड जीके का वेटेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ कंपलसरी पेपर्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच पेपर विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन। आपके लिए 100 क्वेश्चन, हर पेपर में 100 क्वेश्चन है, हर पेपर में कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन के लिए आपके जो कह सकते हैं कि अंक दिया जा रहा है वो आपका 2 अंक दिया जा रहा है। साथ ही साथ समय जो मिल रहा है, यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको समय जो मिल रहा है वो 120 मिनट का मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट का आपको समय है। 100 क्वेश्चन आपका 100 है और 200 कह सकते हैं कि 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर आगे बात करें इन नियमावली के बारे में, तो जो भी प्रोसेस है वो नया एग्जामिनेशन रूल जो शामिल किया गया है, यानी झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021, इसी के आधार पर आपका सारा प्रोसेस जो होगा वो फाइनल होगा। याद रखिएगा पीटी में जो जितना भी सीट है, जैसे 252 सीट है, अभी 252 सीट है मान लेते हैं, इसको जब तक कह सकते हैं कि 15 गुना जो वो पीटी एग्जामिनेशन में इसका रिजल्ट देगा। अब 15 को जब आप इससे गुना कर देंगे तो फिर है ये कह सकते कि इतना जो है वो फाइनल कह सकते कि इतना जो है वो रिजल्ट आपका आने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं गलती होगा तो देख लेते हैं एक बार फिर से। 15 दूना 30, 0 बचा 3, 15 पचे 75, 75 और 3 78, 78 का 8 बचा हाथ में 7, 7 30 और 7 37। ठीक है, इतना आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट आने वाला है पीटी एग्जाम के बाद। यानी कह सकते हैं कि जब पीटी एग्जाम्स बैठेंगे, जितने भी छात्र बैठते हैं, ये तो देखना होगा कि 1 लाख बैठते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी बैठते हैं छात्र, उसमें से जो कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट आने वाला है वो 3780 आने वाला है। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि 3780 में आपको कैसे आना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इसका एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और कितने कह सकते हैं कि एक होता है कि सिंसियरली कितना आप इसके प्रति हैं, तभी आपका, क्योंकि ये दोस्तों एक लंबा प्रोसेस का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं कि आप एक एग्ज़ाम पास कर गए और आपका हो गया, ऐसा नहीं है। इसका एक लंबा प्रोसेस है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि इसका चयन होता है। तो याद रखिएगा 15 गुना जो वो पीटी में इसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद 15 गुना इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे शामिल किया गया कि 15 गुना जो वो टोटल अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन द ईयर ऑफ वेरियस पोस्ट। तो जो भी आपका सीट होगा उसका 15 गुना जो वो पीटी में कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट दिया जाएगा। उसके अलावे अगर आगे बात करें तो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं मेंस एग्जाम के लेकर। तो याद रखिएगा पीटी में हम बोले कि 15 गुना रिजल्ट देगा मेंस के लिए। जब आप मेंस एग्जाम में बैठते हैं उसके बाद क्या कि मेंस एग्जाम में 2.5 गुना, यानी 252 सीट है, 252 सीट है, उसको 2.5 गुना जो है वो कह सकते हैं कि 2.5 गुना जो होगा वो रिजल्ट आपका आने वाला है। यानी पहले तो यहाँ पे अगर बात करें तो कह सकते हैं कि पहला तो हो गया आपका ये 504 और 126, 504 और 126, 504 और 126 आप यहाँ से जोड़ दीजिए। 6 4 10 के 0 बचा 1 2 3 यानी 630। कह सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए जो शामिल किया जाएगा वो 630 कह सकते हैं कि बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसके पहले हम देखें कि आपको पीटी में कितना मिलेगा।
तो 3780 वहाँ पे क्या है कि 3780 जो वो रिजल्ट देगा पीटी में 3780। ये हम अकॉर्डिंग टू सीट का बात कर रहे हैं, 252 सीट को लेकर हम यहाँ पे जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब अगर सीट आगे पीछे होता है तो इसको चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि पीटी में आपका इतना लेगा 15 गुना। जब आप पीटी पास कर जाते हैं तो इसमें से 3780 में से फिर जो वो छांटेगा वो आपको इंटरव्यू के लिए कह सकते हैं कि 630 विद्यार्थियों को शामिल करेगा। और ये फिर 630 विद्यार्थी कह सकते हैं कि जब इंटरव्यू में शामिल होते हैं, उसके अलावा फिर कह सकते हैं कि ये 252 सीट के लिए इसमें कह सकते हैं कि लड़ाई होगा। उसमें से जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद फिर उसमें कुछ सीटों से कुछ एक्स्ट्रा लिया जाता है एग्जाम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को, ताकि कई सारे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कि छंट जाते हैं, जिसके कारण से कुछ एक्स्ट्रा इसमें लिया जाता है। बाकी का पेपर वगैरह सिलेबस जो है वो सारा सिलेबस हम इससे पहले हम बता दिए हैं। अगर सिलेबस आप नहीं समझे अच्छे से तो आप हम इस कह सकते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ये वीडियो आप देख सकते हैं। सारे सिलेबस के बारे में हम पूरे डिटेल से समझ चुके हैं कि कौन से चैप्टर से कितना सवाल पूछा जाएगा, वो सब चीज़ों को भी हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा अगर बात करें आगे तो ये टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू जो होगा वो 100 अंकों का कह सकते हैं कि 100 अंकों का टोटल इंटरव्यू होता है, जो कि और इसमें याद रखिएगा टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू टेस्ट विल बी 100 एंड देयर शैल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देयर इन। तो कह सकते हैं कि इसमें जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग जो होता था वो हटा दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि इसमें वो नहीं रखा गया कि आपको मिनिमम इतना लाना ही है, आप जितना भी आप ला सकते हैं वो चीज़ हटा दिया गया इसमें। साथ ही साथ याद रखिएगा द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस और साथ ही साथ मेन इंटरव्यू टेस्ट एक्सेप्ट मार्क ऑब्टेन्ड इन पेपर 1। याद रखिएगा मेंस में भी जो पेपर 1 होता है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। पेपर 1 जो होता है, पेपर 6 पेपर में पेपर 1 जो होता है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है मेंस का। बाकी का जो 5 पेपर मेंस का बच गया, 5 पेपर मेंस का बच गया और साथ ही साथ 100 अंकों का जो होता है आपका इंटरव्यू, ये दोनों मिला करके आपका मेरिट बनता है फाइनल एग्जाम में। तो याद रखिएगा ये आपका कंडीशन है। साथ ही साथ आपका ये दिया हुआ है कि आप कितना कम से कम यानी कह सकते हैं कि जो था कि क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट या मेरिट लिस्ट एज पर द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% इन एग्रीगेट शैल ओनली बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन फाइल प्रिपेयरिंग द सिलेक्शन लिस्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन। यानी जब आप पीटी में कम से कम जनरल के लिए जब तक आप 40% नहीं लाते, जब तक आप 40% नहीं लाते हैं तब तक आप कह सकते हैं कि जनरल के लिए 40% तो कम से कम आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप मेंस एग्जाम में जा पाएंगे। तो ये तो कंडीशन इसमें लागू है। तो साथ ही साथ 40% क्या है, कितना निकलता है, तो वो सारा चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें तो आप मेरा वीडियो देख लें, क्योंकि 40% यानी 200 नंबर का अगर 40% निकालेंगे तो जो भी होगा 40 कह सकते हैं कि 80 यहाँ से हो गया और 80 वहाँ से हो गया, यानी 160 नंबर आपको कम से कम तो लाना ही है। 400 में 160 नंबर तो आपको कम से कम लाना है, 400 में 160 आपको लाना है कम से कम। ये जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं। फिर उसी तरह से अगर बात करें शेड्यूल्ड कास्ट या SC ST के लिए तो ये 32% रखा गया है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है वो 32% रखा गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो भी है EBC के लिए आपका 34% है। फिर है बैकवर्ड क्लासेस BC2 के लिए आपका 36.5% है। ट्राइबल ग्रुप के लिए 30% रखा गया है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए भी 40% है। यहाँ पे देख सकते हैं कि EWS के लिए छूट का बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ सीमित जगह पे ही छूट दिया गया है। जैसे अगर बात करें फॉर्म पैसे की, तो पैसे में क्या है कि कोई छूट नहीं दिया गया है। 600 जनरल का लग रहा है, 600 OBC का लग रहा है, तो 600 EWS का भी लग रहा है। उसी तरह से अगर बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए जो रखा गया है वो भी EWS जो रखा गया है वो 40% यानी जनरल के बराबर ही रखा गया है। तो यहाँ पे भी आपको छूट जो वो नहीं दिया गया है। तो EWS कुछ कंडीशन पे ही छूट दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि अगर जब आप कहते हैं कि 10% हम छूट दे रहे हैं तो भाई फिर यहाँ पे भी तो छूट होना चाहिए ना। जब आप कहते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी वीकर सेक्शन यानी पैसे वो कमज़ोर है, तो आप 600 फॉर्म का आप उसमें कम कर ही नहीं रहे। तो कह सकते हैं कि ये कैसा रूल है पता नहीं, हमको भी तो नहीं समझ में आता है उतना अच्छा से कि कैसे ये बनाए हैं। जब आप इकोनॉमिकली वीकर बोल रहे हैं तो उसका कहने का अर्थ है उसके पैसे के पास दिक्कत है कहीं ना कहीं।
तो उसके लिए आप 600 में कह सकते हैं कि ये सिर्फ ना ही फॉर्म का पैसा कम कर रहे हैं, तो आप कम क्या चीज़ का कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखना होगा कि आगे ये किस तरह से ये लेते हैं, तो ये देखना होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर बात करें सर्विस एलोकेशन की, तो ये सब चीज़ कंडीशन आप अच्छे से पीडीएफ ले लेंगे। और साथ ही साथ हम इसका जो पीडीएफ है वो जीके मिलेनियर्स जब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे ये टेलीग्राम लिंक इसमें आपका दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ आप आसानी से पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद आप पूरा ये प्रोसेस पढ़ लेंगे। साथ ही साथ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रूल क्या है, रिकमेंडेशन झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2021, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये आपको पूरे धैर्य के साथ पूरे अच्छे से इसको पढ़ना आवश्यक है। तो ये पूरा पढ़ लेंगे ताकि आपको बाद में कोई तरह का दिक्कत ना हो। उसके अलावा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। उसके बाद है फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब थोड़ा सा अब एग्जाम के बारे में पूरे डिटेल से दिया हुआ कि द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्ट 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरी मैक्सिमम 400 मार्क्स, यानी कह सकते हैं कि 200 मार्क्स का पर पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा वो 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का, यानी हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 अंकों का होगा। तो पहला पेपर 200 मार्क्स और दूसरा पेपर जो होगा वो होगा 200 मार्क्स का, यानी टोटल जो होगा 400 मार्क्स का आपका पीटी एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ याद रखिएगा देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को फिर से नोट कर लें। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट आंसर इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम, यानी आपका नेगेटिव जो है वो मार्किंग नहीं होने वाला है। याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके बदले में आपका सही क्वेश्चन जो है वो नहीं काटा जाएगा, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 200 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का बात नहीं किया गया है। ये आपको कह सकते हैं कि ये छात्रों के लिए एक बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो एक डर नहीं होता है कि जितना आप सही बनाए वो तो सही है, उसके अलावे भी आप जब आप मार देते हैं तो वहाँ से भी कुछ आपके सही होने के चांसेस होता है। तो चलिए ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। उसके बाद साथ ही साथ ये सभी चीज़ देखा गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सिलेबस जो वो जनरल स्टडीज पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों पेपर के बारे में बताया है। और पेपर 1 जो है जैसे जनरल स्टडीज पेपर 1 है, इसमें से 200 मार्क्स का होता है टोटल। इसमें से फिर आप देख सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कह सकते हैं कि सिलेबस जो पूरा वेल डिफाइंड है, कहाँ से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है पीडीएफ में। तो पूरा आप अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें, आप बिल्कुल सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और याद रखिएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चर्चा किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का ही चर्चा किया गया है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी बैठ के पढ़ रहे हैं पूरा, तो इसको फायदा क्या है फिर जब आपका सिलेबस ही सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बोल रहा है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का कहीं चर्चा नहीं किया है। तो ऐसे में आपको पढ़ के उतना ज़्यादा तो हमको नहीं लगता कि बेनिफिट्स हैं। तो आप आसानी से जो सिलेबस है, जिस सिलेबस लिखा हुआ है उसके आधार पे आप तैयारी करें। जैसे हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मेडिएवल से 5 क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास से 5, मध्यकालीन इतिहास से 5 और आधुनिक भारत के इतिहास से 5 क्वेश्चन, यानी 5-5 क्वेश्चन जो वेटेज जो रखा गया है वो तीनों में समान रखा गया। प्राचीन भारत की बात करें या मध्यकालीन का या तो फिर आधुनिक भारत का, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ज्योग्राफी से अगर बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकली ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन और साथ ही साथ सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसी तरह से आगे अगर बात करें तो देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब यहाँ पे सवाल याद रखिएगा कि यहाँ पे गवर्नेंस शब्द भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ हम क्या करते हैं कि इंडियन पॉलिटी पढ़ के चल जाते हैं, वैसे में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही साथ डेंट्रलाइजेशन या तो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी में पूछा जा रहा है, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको पढ़ना जरूरी है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से आपको करके जाना है, तभी आप यहाँ से सवाल पूरा जो वो पॉलिटी का कवर कर पाएंगे। अन्यथा आपको 4 सवाल ऐसे दिखाएंगे देंगे जो कि आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको
समझना होगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ से इकोनॉमिक से कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर बात करें कि झारखंड से यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड का जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज से यहाँ से 10 क्वेश्चन है। नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट इवेंट से 15 क्वेश्चन है। उसके अलावा जो भी मिसलेनियस है वहाँ से कह सकते हैं कि आपका 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह से कुल अगर देखा जाए तो ये टोटल 15 कह सकते हैं कि 100 अंकों का हो गया पेपर 1। और पेपर 2 जो होता है जनरल स्टडीज पेपर 2, ये भी आपका 200 अंकों का होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है और इसके लिए भी समय जो होता है वो 2 घंटा का ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन टोटल जो है वो झारखंड जीके का ही है। झारखंड जीके का ही यहाँ पे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पेपर 2 में 100 क्वेश्चन और पेपर 1 में फिर हम देखें 10 क्वेश्चन, यानी 110 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ झारखंड जीके से आपका प्रीटी एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो ये देख सकते हैं कि ये सारा सिलेबस है झारखंड जीके का। आप यहाँ से सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ मेंस एग्जाम का ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। मेंस एग्जाम का अगर सिलेबस देखा जाए तो मेंस सिलेबस आप देख सकते हैं कि पहला पेपर 1 जो हिंदी और इंग्लिश होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और ये 100 अंकों का एग्जाम होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। सिर्फ इसमें आपको 30 मार्क्स, मिनिमम 30 मार्क्स आपको लाना है यहाँ पे सिर्फ पास करने के लिए। उसके अलावे जो है और ये साथ ही साथ मेरिट लिस्ट में ये जुड़ता भी नहीं। यहाँ पे नोट करके आप देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो आपको क्या कि सिलेबस सारा चीज़ एक एक पॉइंट आपको बता दिया कि कहाँ पे कैसे होने वाला है। साथ ही साथ दूसरा पेपर जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, चाहे आप जो भी लैंग्वेज रखें, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उर्दू कह सकते हैं कि उसके बाद संस्कृत हो गया, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ूख, जो भी भाषा आप रखना चाहिए सारे भाषा आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें जो है वो 15 भाषाओं का जिक्र किया गया हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली। तो साथ ही साथ याद रखिएगा खोरठा जो है, खोरठा भाषा के लिए हम इस पे तैयारी भी करवाने वाले हैं। खोरठा भाषा के लिए इसमें तैयारी करवाने वाले हैं। तो जो छात्र अगर कहीं खोरठा रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें हम इसके लिए तैयारी भी करने वाले हैं खोरठा के लिए। साथ ही साथ हिंदी का भी हम प्रयास करेंगे कि हिंदी का भी हम सिलेबस जो वो थोड़ा बहुत जो है वो लैंग्वेज पेपर का हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो अभी तो फिलहाल हम जो वो पीटी एग्जाम को लेकर तैयारी करेंगे। पहले तो अभी हम पीटी एग्जाम की तैयारी करेंगे। उसके अलावा जब पीटी एग्जाम हो जाता है जैसे, उसके बाद हम लैंग्वेज पेपर की तैयारी फिर हम करेंगे। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। पेपर 3 में कह सकते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 पेपर होता है इसमें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर 3 में। फिर पेपर 4 में कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गुड गवर्नेंस जो होता है। फिर साथ ही साथ पेपर 5 में आपका देख सकते हैं इकोनॉमिक्स होता है और पेपर 6 में जो होता है वो आपका जीएस होता है और इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। टोटल अगर बात करें मार्क्स का तो ये जो होता है मेंस में 950 अंकों का और 100 अंकों का जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। यानी टोटल अगर मेरिट आपका बनता है जो एग्जाम में वो बनता है 1050 अंकों का, यानी 1050 अंकों का कह सकते हैं कि फाइनल आपका मेरिट तैयार होता है। और बता दें कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 55 to 60% तक आपका कट ऑफ जाता है। 55 to 60% इनफ है। तो आप उसी आधार पर तैयारी करें और ऐसा नहीं कि हम अभी पीटी का तैयारी कर रहे हैं उसके बाद हम मेंस का तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी का तैयारी जो वो 60 to 70% उसी से कवर हो जाता है। तो आप मेंस की तैयारी को लेकर ही अभी तक चलें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 1 से 2 जब आप अभी कहते हैं कि अभी 3 महीने आपके पास समय है। 3 महीने अगर समय है, 3 महीने में अगर सिर्फ आप पीटी का एग्जाम का तैयारी करते हैं, सिर्फ आप अगर पीटी का तैयारी करते हैं तो आगे आने वाला समय में आपको 2 महीना मिलेगा और 2 महीने में आप समझ सकते हैं कि 3 महीने में आप 2 पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और यहाँ पे आपको 5 से 6 पेपर मिलेगा और 6 पेपर के लिए आपको 2 मंथ का समय मिलेगा। आप बताइए कि कहाँ से ये संभव है कि हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से ही तैयारी मेंस को भी लेकर आप तैयारी करना शुरू करें ताकि आपको आसानी से कह सकते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं कि ये नियमावली दिया हुआ है। जैसे साक्षात्कार मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हम पहले चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक
प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में ये वंचित कर दिए। यानी कह सकते हैं कि आप यूपीएससी या किसी भी अन्य पीसीएस एग्जाम में अगर कहीं आप कदाचार के मामले में अगर पकड़े गए तो आप ये एग्जाम में बैठने के पात्र नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर बात करें परीक्षा शुल्क का, तो परीक्षा शुल्क के लिए जनरल के लिए जो रखा गया परीक्षा शुल्क वो 600 रखा गया है। जनरल, ओबीसी ये सभी के लिए 600 रखा गया है। साथ ही साथ एससी एसटी ये सभी के लिए कह सकते हैं कि 150 रखा गया है छूट। ये ठीक है, ये एग्जामिनेशन फ़ी। तो याद रखिएगा आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 150 फ़ी रखा गया है, और जनरल, ओबीसी ये सभी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो रखा गया वो 600 रखा गया है फ़ी। और साथ ही साथ ये नॉन रिफंडेबल होगा, यानी एक बार जब आप फॉर्म भर सकते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा फिर से। तो हम लेंगे भी काहे, अगर भरेंगे तो फिर लेंगे भी नहीं। साथ ही साथ ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं, ये आवेदन भरने के लिए आवश्यक शर्तें जो वो ये कुछ दिया गया है। तो ये सभी चीज़ आप जब फॉर्म भरते हैं उसके पहले अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं उतना अच्छा से आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ आप समझ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आप भरेंगे फॉर्म। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा हम अंतिम तिथि का बात करते हैं। बहुत आदमी पूछ रहे हैं कि कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो याद रखिएगा 15 फरवरी से इसका एग्ज़ाम भराना शुरू होगा और 15 मार्च तक ये एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। 11:45 रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 11:45 तक आप रात को कह सकते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 15 मार्च तक भी नहीं भर पाते हैं तो 16 मार्च को एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा डेट देगा, लेकिन ये आपको कुछ एक्स्ट्रा शुल्क उसके लिए जमा करना होगा। ये डिपेंड करेगा जेपीसी कितना इसको तय करेगा। तो ये कोशिश करेंगे कि लास्ट डेट तक आप नहीं जाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से अगर कहीं तैयारी कर रहे हैं तो इसका फॉर्म जो वो स्टार्टिंग में ही भर दें, शुरू में ही भर दें, अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करें। तो ये कह सकते हैं कि कुल ये था वो फाइनल, कह सकते हैं कि टोटल जो था वो सारा प्रोसेस और सारा प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो भी यहाँ से दिक्कत था वो सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि इस चैनल से जुड़ें। और जल्दी ही कह सकते कि हम इसमें भी लाइव क्लास बहुत जल्दी हम लेने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें और जमकर तैयारी करें और आप सफल हों, यही कामना है हमारे ओर से। जय हिंद।